शुरुआत कर रहे हैं हम लोग कक्षा 12वीं के इकोलॉजी के लास्ट चैप्टर का, जिसका नाम है क्या आपका एनवायरमेंटल इशू या पर्यावरण के मुद्दे। मेनली इसमें प्रदूषण के बारे में पढ़ाया जाता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या है, रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या है और इन सब प्रदूषणों को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। अच्छा, हम लोग के माइंड में ये चलेगा कि भैया ये पर्यावरण प्रदूषण वाला जो टॉपिक है, ठीक है, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इसमें नया क्या है करके, ठीक है। तो इसमें क्या दिया है, देखो प्रॉब्लम के बारे में सब बताते हैं लेकिन सॉल्यूशन के बारे में कोई बात करता है क्या, नहीं, ठीक है। तो इस चैप्टर में एनसीईआरटी कैसे डिजाइन किया है कि हर एक पॉल्यूशन के बाद ना वो क्या किया है कि सॉल्यूशन दिया है कि इस जगह में इस तरीके से हमारे भारत देश में किस तरीके से पॉल्यूशन को नियंत्रित किया जा रहा है, या यहाँ के देश के इतने लोग, ठीक है, इस तरीके से इस पॉल्यूशन को क्या कर रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं, ठीक है। वनोन्मूलन क्या होता है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। ओजोन परत का क्षय कैसे हो रहा है, अपघटन कैसे हो रहा है, इन सभी टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा सा चैप्टर है। हर दिन यदि 20-20 मिनट भी इसको पढ़ते रहेंगे तो 2 से 3 दिन में तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। क्लियर है। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे कि प्रदूषण क्या होता है या कितने प्रकार का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे कि स्मोग किसे कहते हैं। स्मोग बोल रहा हूँ, नॉट अ स्मोक, ठीक है। क्या बोल रहा हूँ, स्मोग। स्मोग क्या होता है या कितने प्रकार का होता है, ये नया वर्ड है, सुने होंगे पहली बार, ठीक है। और उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कि अम्ल वर्षा क्या होता है। सबके बारे में 2 नंबर या 3 नंबर का ही क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। हमेशा याद रखना है कि अनावश्यक लिखना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट लिखना है, सही चीज लिखना है। गलत जानकारी दोगे तो 3 नंबर का रहेगा, 1 नंबर बस मिलेगा, चाहे 10 पेज भाई क्यों भर दो। समझ आ रहा है ना। सही जानकारी रहेगा तो 2 लाइन ही रहेगा लेकिन पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग काम करना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रदूषण किसे कहते हैं, ठीक है। प्रदूषण किसे कहते हैं, तो प्रदूषण का परिभाषा जब दिया जाएगा तो कैसे बोलेंगे, ध्यान समझना। प्रदूषण किन किन चीज़ों के ऊपर हो सकता है, वायु, जल और मृदा। मेनली 3 है, ठीक है, वायु, जल और क्या, मृदा, ठीक। ध्वनि प्रदूषण को वायु प्रदूषण के अंतर्गत रखा जाता है। क्लियर है, ध्यान समझना। वायु, जल और मृदा, इन तीनों का भौतिक संरचना में, रासायनिक संरचना में, ठीक है ना, क्या बोल रहा हूं मैं, इनके भौतिक संरचना या फिर रासायनिक संरचना या जैविक संरचना में किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन, किसी भी प्रकार का अवांछनीय परिवर्तन, क्या बोल रहा हूं मैं, वायु, जल और मृदा, इन तीनों के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में, भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में अवांछनीय परिवर्तन जो कि मानव के लिए या अन्य जीवों के लिए प्रत्यक्ष या क्या बोलना चाहिए, अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या हो, हानिकारक हो, उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदूषण। क्या बोलेंगे, प्रदूषण। क्लियर है। यही परिभाषा हर जगह तुम लोग फिट कर सकते हो। ये परिभाषा को ही क्यों बताया हूँ, क्योंकि जब तुमको वायु प्रदूषण बस बताना रहेगा तो क्या लिखोगे, वायु के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में वह अवांछनीय परिवर्तन जिसके कारण वह मानव के लिए या फिर अन्य जीवों के लिए क्या हो जाए, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हानिकारक हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वायु प्रदूषण। जल के बारे में बताना रहेगा तो भी सेम टू सेम ऐसी परिभाषा दोगे, जल के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में, ठीक है, वह अवांछनीय परिवर्तन जो कि मानव या अन्य जीवों के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उसको क्या बोलोगे, जल प्रदूषण। फिर मिट्टी के बारे में ऐसे ही बोलोगे। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये परिभाषा हमको याद रहे। और पूरा पॉल्यूशन का परिभाषा देना क्या लिखोगे, वायु, जल या मिट्टी, ठीक है, के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में वह अवांछनीय परिवर्तन जो कि मानव के लिए या फिर अन्य जीवों के लिए क्या हो, हानिकारक हो, उससे क्या बोलते हैं, प्रदूषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदूषण। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। अच्छा, अब ये भौतिक परिवर्तन कैसे होता है, रासायनिक परिवर्तन कैसे होता है या जैविक परिवर्तन कैसे होता है। जैसे पानी में ही ले रहे हैं, पानी है, नॉर्मल पानी चलता है कोई जगह में, ये नदी है, ठीक है ना, ये नदी में नॉर्मल पानी चल रहा है, ठीक है ना, नॉर्मल आपका पानी बह रहा है। अब इस पानी में मान लो मैं केमिकल मिला दूं तो रासायनिक रूप से ये पानी खराब हो गया। दूसरा, जैविक रूप से कैसे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्या कर रहे हैं, केमिकल मिला है, जिसके कारण, ध्यान समझना, जिसके कारण यहाँ पास क्या हो गया, बहुत ज़्यादा एल्गी हो गया, शैवाल हो गया, और पूरा पानी क्या होने लग गया, सड़ने लग गया, बदबू देने लग गया, ऑक्सीजन का यहाँ पास क्या हो गया, कमी हो गया। क्लियर है। तो कैसा परिवर्तन हो गया, ये जैविक परिवर्तन। अब भौतिक परिवर्तन कैसे हो सकता है पानी में, ये हमारा नॉर्मल पानी, इस नॉर्मल पानी में गर्म पानी मिला दो,
गर्म पानी जैसे ही मिलाएंगे तो यहाँ पास रहने वाले जितने भी जीव हैं जहाँ पास गर्म पानी, तो उन सभी तो इफेक्टेड हो जाएंगे ना। जैसे कि मिल वगैरह रहता है तो वहाँ गर्म पानी को डाला जाता है जो मिल में यूज़ हुआ रहता है। समझ आ रही नहीं? तो ध्यान से समझना, चाहे भौतिक रूप से परिवर्तन करो, चाहे रासायनिक रूप से या फिर जैविक रूप से। क्लियर है? ये तीनों तरीका से मान लो, ठीक है ना, उसमें जो मिट्टी का जो गुण है या फिर आपका वायु का गुण है या मृदा के गुण है, उसमें क्या आ रहा है, चेंजेस आ रहा है, जिसके कारण मनुष्य के लिए हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण मनुष्य के जीवन के ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है, या तो फिर आपका अन्य जीवों के ऊपर। तो उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदूषण। समझ आ गया होगा प्रदूषण क्या है। अब इसके बाद प्रदूषण जो फैलाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषक। क्या बोलते हैं, प्रदूषक। क्लियर है ना? तो दूसरा क्वेश्चन आता है, प्रदूषण को फैलाने वाले कारकों को क्या कहा जाता है, प्रदूषक कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रदूषक। ये पॉल्यूशन है तो ये होता है पॉल्यूटेंट। क्या होता है, पॉल्यूटेंट। यहां तक क्लियर है? अब ये जो प्रदूषक रहता है, ठीक है, ये मेनली कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। कितने प्रकार का रहता है, 2 प्रकार का। पूरा फ्लो चार्ट में ही खत्म करना है चैप्टर। पहला वाला हो गया है। दूसरा देखो, प्रदूषण जिसके कारण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रदूषक। क्या बोलते हैं, प्रदूषक। अब ये प्रदूषक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अविघटनीय प्रदूषक, अविघटनीय प्रदूषक, और एक होता है जैव विघटनीय प्रदूषक, जैव विघटनीय प्रदूषक। एक होता है अविघटनीय प्रदूषक और एक होता है क्या, जैव विघटनीय प्रदूषक। अविघटनीय प्रदूषक किसे कहते हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? अविघटनीय प्रदूषक को ही हम लोग बोलते हैं गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, करणीय प्रदूषक। इसको बोलते हैं जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक, करणीय जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? एक होता है गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक और एक होता है जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। क्लियर है? यहां तक समझ आया कि नहीं? अब ध्यान से समझना, अविघटनीय प्रदूषक में क्या बोल रहा हूं मैं, गैर जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। अविघटनीय में ना मतलब ये जो सूक्ष्म जीव रहेंगे उसके द्वारा विघटित नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल दे सकता हूं मैं तुम लोगों को डीडीटी का, BHC का, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। डीडीटी मच्छरों को मारने के लिए जिसका छिड़काव करते हैं, और किसका है, जैसे पारा है। ये सभी प्रदूषक यदि एक बार वातावरण में चले जाए तो इनको नष्ट किया जा सकता है क्या, नहीं। क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या, अविघटनीय प्रदूषक। दूसरा होता है विघटनीय प्रदूषक। ठीक है ना, मतलब जिसका सूक्ष्म जीवों की मदद से क्या कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। जैसे केला का छिलका है, सड़ा हुआ है, तो विघटित हो सकता है वो। समझ आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो घरेलू वाहित मल है, सीवेज जो रहता है घर से निकलने वाला, घरेलू वाहित मल है। ठीक है, वाहित मल है, घरेलू वाहित मल हो गया। और क्या हो सकता है, इसका उदाहरण कागज हो गया, लकड़ी हो गया। ठीक है ना, तो ये सब किस में आ जाएगा, जैव विघटनीय प्रदूषक। अच्छा, इसी के अंतर्गत पॉलीथीन भी आ जाएगा क्या? क्लियर है? समझ आया कि नहीं? अविघटनीय मतलब जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित नहीं होता, सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन नहीं होगा, सूक्ष्म जीवों द्वारा जिसका विघटन नहीं होता। और जिसका सूक्ष्म जीव द्वारा विघटन हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, जैव विघटनीय प्रदूषक या जैव निम्नीकरणीय प्रदूषक। यहां तक समझ आया कि नहीं? आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट देखें क्या। ठीक है, ये हो गया प्रदूषक, किसके आधार पर कि माइक्रोब्स उसके ऊपर कार्य कर रहा है कि नहीं। एक देखते हैं हम लोग एक अलग तरीके से कि जिस अवस्था में वो पाया जाता है उसी अवस्था मुक्त होता है कि और दूसरे तत्वों के साथ मिलकर के कैसा प्रदूषक बना रहा है। अभी समझ नहीं आया होगा, एक बार समझो। एक 2 प्रकार का प्रदूषक बोल रहा हूं मैं, एक और देखो। प्राथमिक प्रदूषक, एक होता है क्या, प्राथमिक प्रदूषक, और एक होता है क्या आपका द्वितीयक प्रदूषक। प्राथमिक प्रदूषक यह इसी अवस्था में पर्यावरण में मुक्त होता है, पर्यावरण में क्या होता है, मुक्त होता है। जैसे कि समझने का कोशिश करो, मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, कार्बन मोनोऑक्साइड, शुरू से सुन रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा जहरीला होता है। क्लियर है? कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, जहरीला होता है। नॉन इरिटेटिंग गैस है ना, मतलब यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड यदि तुम
तुम्हारे ऊपर ऐसा फेंक दिया जाए तो तुमको उसका ना तो गंध पता चलता है ना तो रंग, और धीरे धीरे लेकिन वो हमारे शरीर के अंदर घुल जाएगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगा, जिससे ब्लड का पीएच क्या हो जाएगा एकदम डाउन, धीरे धीरे हम लोग क्या हो जाएंगे बेहोश। क्लियर है, क्या हो जाएंगे बेहोश, और हार्ट बीट रेट भी क्या हो जाएगा कम, और आदमी का मौत हो जाएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का ना वो जो स्लॉटर हाउस रहता है ना, जहाँ पोल्ट्री वगैरह को कट किया जाता है, ठीक है, क्या बोलते हैं जी, बड़े पैमाने पर मुर्गियों को या फिर पिग को कट किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पास उनको मारने के लिए, ठीक है, उनको मारा जा रहा है, वो तो अमानवीय तरीका ही है, मारना किसी को अच्छी बात थोड़ी है, लेकिन हाँ उनको कम दर्दनाक मौत देना है मान लो, तो उसके लिए किसका यूज़ करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो जो जिस अवस्था, देखो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा और वो क्या है, सीधा प्रदूषक ही है। क्लियर है ना, मतलब इसी अवस्था में क्या होता है, वो या बाहर निकलता है। जैसे डीडीटी है, डीडीटी का उपयोग हम लोग किसको मारने के लिए कर रहे हैं, मच्छर मारने के लिए। इसको डायरेक्ट बनाए प्रकृति में, जिस अवस्था में पाया जाता है उसी अवस्था में ये क्या हो गया, मुक्त हो गया। प्लास्टिक है, ये भी क्या हो गया, प्राथमिक प्रदूषक। अब द्वितीयक प्रदूषक क्या होता है, ध्यान से समझना। जब प्राथमिक प्रदूषक आपस में क्रिया कर ले, जब प्राथमिक प्रदूषक क्या कर ले, आपस में क्रिया, प्रदूषक आपस में क्रिया करें, आपस में क्रिया करते हैं, क्रिया करते हैं, और आपस में क्रिया करके किसका निर्माण कर देते हैं, द्वितीयक प्रदूषक का। किसका निर्माण कर देते हैं, द्वितीयक प्रदूषक का निर्माण कर देते हैं। क्लियर है, समझ आया कि नहीं। जैसे कि तुम लोग पढ़ोगे पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, ठीक है, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट पान करके आता है, फुल फॉर्म आएगा, लिख ले रहा हूँ, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट एक प्रदूषक है, ठीक है। परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट जो रहता है, नाइट्रिक ऑक्साइड रहता है, कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, H2SO4 रहता है, स्मोक रहता है, धुंध कोहरा, उन सब को मिलेगा, वो सब चीज मिलेगा, तब बनता है क्या, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। मतलब जितना भी प्रदूषण करने वाला जो पर्यावरण में मुक्त होता है, वो सभी यदि आपस में क्या कर ले, क्रिया, और क्रिया करके फिर एक नया प्रदूषक का निर्माण करे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक प्रदूषक। ठीक है, इसी के अंतर्गत ओजोन भी आ जाएगा, इसी के अंदर लंदन स्मोग भी आता है, लंदन स्मोग, इसी के अंदर आता है फोटोकेमिकल स्मोग, फोटोकेमिकल स्मोग, स्मोग बोल रहा हूं, नॉट अ स्मोक। क्लियर है, आगे बढ़े क्या, समझ आ गया, ठीक है। लंदन स्मोक हो गया, फोटोकेमिकल स्मोक हो गया, ओजोन हो गया, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट। सबसे ज्यादा एमपी क्या है, परऑक्सी एसिटल नाइट्रेट, ये पेपर में पूछता है। क्लियर है, फुल फॉर्म पान का। ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए क्या। ये तो हो गया आपका प्रदूषक का कितने प्रकार, 4 अभी तक। एक तो हो गया जैव अवघटनी, जैव अविघटनी, दूसरा क्या हो गया आपका प्राथमिक प्रदूषक, और दूसरा द्वितीयक प्रदूषक। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मात्रात्मक प्रदूषक। पांचवा है क्या आपका मात्रात्मक प्रदूषक। मात्रात्मक प्रदूषक क्या है, सामान्यतः ये हमारे आसपास उपस्थित है, सामान्यतः उपस्थित है, परंतु जब एक निश्चित सीमा से ऊपर हो जाए, परंतु जब एक निश्चित सीमा से, निश्चित सीमा या मात्रा से क्या हो जाए, ये अधिक हो जाते हैं, तो ये काम किसकी तरह करने लगते हैं, प्रदूषक की तरह। क्लियर है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन एक निश्चित लिमिट तक, यदि एक निश्चित सीमा से ज़्यादा हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये प्रदूषण के कार्य करेगा। क्लियर है ना, क्योंकि CO2 को कौन ग्रहण करता है, पेड़ पौधा, और क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण। लेकिन हमको एक लिमिट तक चाहिए ना, यदि ये ज़्यादा मात्रा में आ जाए तो ये किसकी तरह कार्य करने लग जाएगा, प्रदूषक की तरह। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, मात्रात्मक प्रदूषक। जैसे उदाहरण दे दिया क्या, CO2 हो गया, और क्या हो गया, NO2। समझ आया, आगे बढ़ जाए क्या, आगे बढ़े। ठीक है, मात्रात्मक प्रदूषक किसे कहते हैं, ध्यान से समझो। ठीक है, नॉर्मली ये वातावरण में उपस्थित रहता है, लेकिन एक निश्चित मात्रा रहेगा तब तक ठीक है, एक निश्चित मात्रा से ऊपर जैसे होता है वो किसकी तरह काम करने लग जाता है, प्रदूषक की तरह। नॉर्मली CO2 जरूरी है, NO2 भी क्या है, जरूरी है, लेकिन इसका मान लो मात्रा ऐसा है कि मेरे को प्रकृति में मात्र 100 ppm चाहिए, पार्ट्स पर मिलियन चाहिए, ठीक है, लेकिन इसका मात्रा मान लो 150 हो गया, तो अब किसकी तरह काम करने लग जाएगा, ये प्रदूषक की तरह।
क्लियर है ना। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मात्रात्मक प्रदूषक। दूसरा होता है गुणात्मक प्रदूषक, गुणात्मक प्रदूषक, ठीक है। वातावरण में पाया नहीं जाता, वातावरण में उपस्थित नहीं होते, परंतु कौन ला देता है इसको, मानवीय क्रियाकलाप, परंतु मनुष्य के क्रियाकलाप से, मनुष्य के क्रियाकलाप से, ठीक है ना, पर्यावरण में शामिल हो जाता है। उदाहरण के लिए समझो, जितना भी तुम लोग, ठीक है, शाकनाशी लाते हो, हर्बिसाइड, समझ रहे हो ना, जो खरपतवार वगैरह को नष्ट करने के लिए केमिकल डालते हो, तो वो भी क्या करने लग गए, प्रदूषक की भांति व्यवहार करने लग जाते हैं। क्लियर है। शाकनाशी हो गया, कवकनाशी, कवक को खत्म करने के लिए लगाए, ठीक है। तो ये सब प्रकृति में पहले से उपस्थित था क्या, नहीं, हम लोग मनुष्य जो है मानवीय क्रियाकलाप द्वारा इसको क्या करा दिए, एंट्री करा दिए, ठीक है। तो हम लोग टोटल कितने प्रकार के प्रदूषक देख लिए, 6 प्रकार। सबसे पहला क्या है, जैव विघटनी और जैव अविघटनी। दूसरा क्या पढ़ लिए हम लोग, गुणात्मक और मात्रात्मक, और उससे पहले क्या पढ़े थे, प्राथमिक और द्वितीय। क्लियर है कि नहीं। तो हम लोग पढ़ डाले प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण फैलाने वाला कारक को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रदूषक, और प्रदूषक कितने प्रकार का होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रदूषण के प्रकार। किसके प्रकार पढ़ेंगे, प्रदूषण के प्रकार। अब देखो, नॉर्मली प्रदूषण का प्रकार तुम लोग कैसे कैसे डिसाइड करते हो, एक तो बोल दोगे वायु में हो रहा है तो वायु प्रदूषण, एक ध्वनि में हो रहा है ध्वनि प्रदूषण, समझ आ रहा है ना, मृदा में हो रहा है तो मृदा प्रदूषण, ऐसे करके एक तो जिस स्थान पर हो रहा है उसके आधार पर बताते हो, ठीक है। अब एक अलग प्रकार से मैं तुमको प्रदूषण का प्रकार बता रहा हूं। एक होता है प्रदूषण का प्रकार प्राकृतिक प्रदूषण। प्राकृतिक प्रदूषण मतलब समझ रहे हो, जैसे प्राकृतिक स्रोत है, इन लोगों से मान लो प्रदूषण हो रहा है, कोई ज्वालामुखी फट गया और ज्वालामुखी से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है, तो प्राकृतिक रूप से हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक प्रदूषण। जैसे वन में आग लग गया, अब उस आग के कारण आसपास के एरिया में पूरा क्या हो गया, प्रदूषण आ गया। क्लियर है। तो उसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक प्रदूषण। क्लियर है। जैसे क्या क्या बोल दिया हूं मैं, ज्वालामुखी वाला उदाहरण दे दिया, और क्या उदाहरण दे दिया, वनों में आग लगना हो गया, वनों में आग लगना, या फिर यहां तक समझ आया कि नहीं। और एक होता है आपका कृत्रिम प्रदूषण, और कृत्रिम प्रदूषण के बारे में सब लोग जान रहे हो, जो मानव क्रियाकलाप द्वारा उत्पन्न है। और मानव क्रियाकलाप द्वारा तुम लोग सब जान रहे हो ना, कौन कौन सा प्रदूषण पढ़ सकते हो, अब सब जितना भी प्रदूषण है यही है कृत्रिम प्रदूषण। कौन कौन सा हो सकता है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, समझ आ रहा है, मृदा प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, रेडियो एक्टिव प्रदूषण, और क्या हो गया आपका ध्वनि प्रदूषण। क्या हो गया, ध्वनि। मेनली तो 5 ही पढ़ते हैं, वायु, जल, मृदा, रेडियो एक्टिव और ध्वनि। ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, कृत्रिम प्रदूषण। मानव अपने क्रियाकलाप द्वारा क्या करते हैं, इसको उत्पन्न करता है। क्लियर है। उसके बाद देखो, एक होता है आपका ऋणात्मक प्रदूषण। ऋणात्मक प्रदूषण मतलब मान लो कोई वांछित पदार्थ, जिस पदार्थ के जिस जगह में जरूरत है उस चीज को वहां पास से हटा दिए और दूसरे जगह में क्या कर दिए, उसको शिफ्ट कर दिए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्रदूषण। जैसे कोई एरिया का मिट्टी था, उस एरिया की मिट्टी को तुम लोग पूरा खनन कर दिया और खनन करके दूसरे जगह में ले गए, तो उस भूमि में प्रदूषण हुआ। समझ आ रहा है कि नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणात्मक प्रदूषण। क्या कहेंगे, ऋणात्मक प्रदूषण। क्लियर है ना। जैसे कि ध्यान समझना, कोई एरिया का घास है, उस घास को बहुत ज्यादा तुम लोग जानवरों से चराई करवा दिए, तो उस जगह का जो भी वनस्पति था उसको नष्ट किए, ऋणात्मक किए उसके मान को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्रदूषण। जैसे अधिकतम चराई बोला ना मैं, बहुत ही ज्यादा चारा चरवा दिए जी, अधिकतम चराई करवा दिए। या फिर क्या बोला हूँ मैं, क्या बोला था अभी, मिट्टी को हटाना। जिस स्थान पर कोई पदार्थ पाया जाता है उसको उस जगह से क्या कर देना, हटा देना। ये क्या कहलाएगा, ऋणात्मक प्रदूषण। और एक होता है आपका धनात्मक प्रदूषण। धनात्मक प्रदूषण क्या होता है, धनात्मक प्रदूषण, जो अवांछित पदार्थ है उसको, जो उसका प्राकृतिक स्थान है वहां पास से हटा करके दूसरे जगह में ला देना। जैसे कचरे को एक जगह में डंपिंग करना, तो वहां पास का भूमि खराब हो गया पूरा, क्या वो कृषि योग्य रहेगा, क्या नहीं। क्या मकान बनाने योग्य रहेगा, क्या नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं। तो ये कहलाता है आपका क्या, धनात्मक प्रदूषण। क्या कहलाता है, धनात्मक प्रदूषण। लैंड फिलिंग इसके अंतर्गत आएगा, मतलब जो खाली जगह रहता है जिसको तुम लोग क्या करते हो, मलबा डाल डाल करके फिल करते हो। क्लियर है, वो वाला पार्ट हो सकता है, ठीक। या फिर तुम लोग उर्वरक डाल रहे हो कोई एरिया में,
खाद, रासायनिक खाद डाल रहे हो तो उसके कारण जो प्रदूषण हो रहा है, तो इसको किस में लेंगे हम लोग? धनात्मक प्रदूषण में। क्लियर है? तो प्रदूषण के कितने प्रकार हो गए आपके? 4। क्लियर है? कितने प्रकार हो गए? 4। और प्रदूषक के कितने प्रकार हुए? 6। और प्रदूषण क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम लोग सबसे ज्यादा मोस्ट एमपी टॉपिक, अब शुरुआत होगा चैप्टर का। ये तो सिर्फ क्या था? इंट्रो था, क्या होता है करके। अब हम लोग पहला टॉपिक पढ़ेंगे स्मोग। क्या पढ़ेंगे? स्मोग। क्या होता है स्मोग? ध्यान से समझो। स्मोग, SMOG, ठीक है, स्मोग। ठीक है, स्मोग जो रहता है एक प्रकार का द्वितीयक प्रदूषण है। कैसा प्रदूषण है? द्वितीयक प्रदूषण। ठीक है, मतलब ये पहले से प्रकृति में उपस्थित नहीं होता। पहले से प्रकृति में उपस्थित होगा क्या? नहीं। जो प्राथमिक प्रदूषक है वो आपस में मिलेंगे और किसका निर्माण करेंगे? स्मोग का। किसका निर्माण करेंगे? स्मोग का। यहां तक क्लियर है? स्मोग कैसे बनता होगा? स्मोग कैसे बनता होगा? स्मोग बराबर होता है स्मोक प्लस फॉग। क्लियर है? स्मोक प्लस फॉग, धुंध प्लस कोहरा। धुंध प्लस क्या? कोहरा। दोनों जब मिल जाता है तो उसको बोला जाता है क्या? स्मोग। क्या बोलते हैं? स्मोग। क्लियर है? इसको एक विधि होता है रिंगलमान विधि। कौन सा विधि? रिंगलमान विधि। इसके द्वारा मापन किया जाता है, रिंगलमान विधि द्वारा। विधि द्वारा इसका क्या किया जाता है? मापन किया जाता है। क्लियर है? यहां तक समझ आ गया कि नहीं? धुंध जो रहता है सुबह सुबह, ध्यान से समझना, जैसे सर्दी के दिन में तुमको दिखाई देता है चारों तरफ कोहरा, और मान लो इसी टाइम आसपास कोई फैक्ट्री है, फैक्ट्री से क्या निकल रहा है? धुआं। तो वो दोनों यदि मिल गया तो दोनों मिलकर के क्या बना देता है? स्मोक। मेनली हमारे सीजी में दिखाई नहीं देगा, वो दिल्ली जैसे एरिया में ज़्यादा दिखाई देता है। जब ऐसा स्मोक बढ़ता है तो छुट्टी देना पड़ता है। आता है ना न्यूज़ में कि हाँ बहुत ज़्यादा धुंध कोहरा छा गया, इस कारण गाड़ियों का टक्कर हो गया, या आज स्कूलों में छुट्टी है, दोपहर 2 बजे तक स्मोक छाया हुआ था। समझ आ रहा है? तो ये होता है आपका क्या? स्मोक। यहाँ तक क्लियर है? अब ये स्मोक का हम लोग क्या देखेंगे? प्रकार देखेंगे। ठीक है, स्मोक जो रहता है कितने प्रकार का रहता है? 2 प्रकार का। कितने प्रकार का है? 2 प्रकार का। पहला जो स्मोक है जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस एंजल्स, ठीक है ना, लॉस एंजल्स स्मोक, अमेरिका के लॉस एंजल्स सिटी में देखा गया था। या इसी को ही हम लोग बोलते हैं फोटोकेमिकल स्मोक। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। और एक होता है सल्फर स्मोक। एक होता है कि आपका सल्फर स्मोक, या इसी को बोलते हैं लंदन स्मोक। क्या बोलते हैं? लंदन स्मोक। क्लियर है? 2 प्रकार का होता है भाई, एक लॉस एंजल्स या फोटोकेमिकल स्मोक, और दूसरा होता है सल्फर स्मोक या लंदन स्मोक। क्लियर है? चलो शुरू करेंगे आप। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? लॉस एंजल्स स्मोक या फिर फोटोकेमिकल स्मोक के बारे में। क्लियर है? कितने प्रकार का होता है बोला हूं मैं? स्मोक 2 प्रकार का। पहला है लॉस एंजल्स, दूसरा है क्या? लंदन स्मोक। ये अमेरिका में और ये लंदन में। क्लियर है? अमेरिका का एक शहर था लॉस एंजल्स, यहाँ पहले देखा गया था लॉस एंजल्स या फोटोकेमिकल स्मोक। ये जो फोटोकेमिकल स्मोक था ना, उसमें क्या क्या चीज़ मिला था ध्यान से समझो। सबसे पहले तो ध्यान देना, स्मोक बना था, फोटोकेमिकल स्मोक किन किन चीज़ों से मिलकर बनता है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, NO2 वगैरह, ठीक है ना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आदहित कार्बन, आदहित कार्बन, और क्या मिला होगा इसमें? स्मोक। और क्या मिला रहता है स्मोक में? फॉग। समझ आ रहा है कि नहीं? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर है? और क्या मिलेगा? अल्ट्रावायलेट रेस, पराबैंगनी किरणें, ये सभी मिलते हैं। और इसके साथ क्या मिल सकता है? आदहित कार्बन हो गया ना, आदहित हाइड्रोकार्बन बोलना चाहिए, आदहित हाइड्रोकार्बन। जैसे पेट्रोल वगैरह है, डीजल वगैरह है, वो आधा जला है और उसका धुआं निकल रहा है। समझ आ रहा है कि नहीं? गाड़ी वगैरह चलाते हैं उससे, या फिर कोई केमिकल फैक्ट्री है उससे। ध्यान समझना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आदहित हाइड्रोकार्बन, स्मोक, फॉग, अल्ट्रावायलेट रेस, ये सभी मिलकर के कौन से कलर का स्मोक बनाते हैं? लाल भूरा रंग का। कौन से रंग का? लाल भूरा रंग का। और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या? फोटोकेमिकल स्मोक। क्या बोलते हैं? फोटोकेमिकल स्मोक। क्लियर है? नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रेट्स, ठीक है ना, ये सभी, कार्बन मोनोऑक्साइड, आदहित हाइड्रोकार्बन, स्मोक, फॉग और अल्ट्रावायलेट रेस, सब क्या मिलाते हैं? बनाते हैं लाल भूरे रंग का फोटोकेमिकल स्मोक। डायग्राम देख लो, ये है,
ये जो फोटो दिखाई दे रहा है ये किसका है, आपका डायग्राम, किसका डायग्राम है, ये फोटोकेमिकल स्मोक का। क्लियर है, लाल भूरे रंग का दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। किसके कारण बना है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन, इन सभी के कारण। क्लियर है, ये सभी क्या है, प्राथमिक प्रदूषक थे और सारे के सारे प्राथमिक प्रदूषक आपस में मिल गए और क्या बना दिया, एक द्वितीयक प्रदूषक। क्लियर है, चलो दूसरा स्मोक देखते हैं। ठीक, यहां तक क्लियर है कि नहीं? अच्छा ध्यान देना ना, ये सभी मिलकर ना पान बनाते हैं नहीं, नाइट्रोजन का ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्डिहाइड, हाइड्रोकार्बन, स्मोक, ये सभी मिलते हैं। ध्यान से समझना, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और क्या बोला हूं मैं तुम लोगों को, एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड हाइड्रोकार्बन है, क्या है, हाइड्रोकार्बन। ये अल्ट्रावायलेट रेज जैसे ही पड़ता है इनके ऊपर तो ये क्या बनाता है, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट, क्या बनाता है, पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, और साथ ही में क्या बनाता है, ओजोन, क्या बनाता है, ओजोन। और मैं बताया था पराक्सी एसिटाइल नाइट्रेट और ओजोन दोनों के दोनों क्या है, द्वितीयक प्रदूषक। ये सभी चीजें किसमें रहता है, आपका फोटोकेमिकल स्मोक में। किसमें रहता है, फोटोकेमिकल स्मोक। तो कभी भी क्वेश्चन आएगा पान कहाँ पाया जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक में। किसमें पाया जाता है, फोटोकेमिकल स्मोक में। और एक प्रकार का कैसा प्रदूषक है ये, द्वितीयक प्रदूषक। क्या है, द्वितीयक प्रदूषक। ये हाइड्रोकार्बन लिखा हूं ना मैं, यहां तक क्लियर है। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें क्या, उसके बाद दूसरा स्मोक देखते हैं हम लोग अब, लंदन स्मोक या सल्फर स्मोक। लंदन स्मोक या सल्फर स्मोक। सल्फर स्मोक बोल रहा हूं तो मेनली इसमें कौन सा कंपाउंड रहेगा, सल्फर। क्लियर है, और लंदन स्मोक बोल रहा हूं मतलब ये कहां पाया गया होगा, लंदन में। क्लियर है, पहला वाला क्या था, फोटोकेमिकल स्मोक, ऐसे याद रखना पान करके, पराक्सी एसिटल नाइट्रेट मतलब नाइट्रोजन का ऑक्साइड मेन होगा, और इस वाले में क्या है, एमपी होगा, सल्फर। क्लियर है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना ना, कोयला हो गया आपका, स्मोक हो गया, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ध्यान दो, SO2 हो गया, SO3 हो गया, ठीक है, कोहरा हो गया, ये सभी के सभी कम टेम्परेचर में, ताप हमेशा याद रखना क्या रहता है, कम। स्मोक का केस तुमको देखने मिलेगा मेनली कब, ठंड के टाइम में। कौन सा टाइम में देखने को मिलेगा, ठंड के टाइम में। क्लियर है, ये सब मिल करके किसका निर्माण करते हैं, H2SO4 का वाष्प, H2SO4 का वाष्प का निर्माण करते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सल्फर स्मोक। क्या बोल देते हैं, सल्फर स्मोक। मेन कंपाउंड क्या है, SO3 SO2, समझ आ रहा है ना ये। और उस वाले में क्या था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और सब में धुआं तो रहेगा, कोहरा रहेगा, समझ रहे हो, अल्ट्रावायलेट रेस रहेगा ही रहेगा। क्लियर है, तो ये हो गया आपका क्या, लंदन स्मोक या सल्फर स्मोक। याद रखना इसी के कारण 1992 में सल्फर स्मोक के कारण लंदन में 4000 लोगों का मौत हुआ था। कितने लोगों का, 4000 मौतों का। और जो तुम लोग पहले वाला पढ़े थे फोटोकेमिकल स्मोक, इसके कारण क्या होता है, फेफड़े में विकार उत्पन्न होगा। पहले तो फेफड़े का एल्वियोलाई प्रभावित होता है, उसके बाद उसके कारण ब्रेन प्रभावित होता है। क्लियर है, मतलब ये स्मोक जो रहता है हमारे लिए क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा हानिकारक होता है। क्लियर है ना, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न करता है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अब अम्ल वर्षा। क्या पढ़ेंगे, अम्ल वर्षा। शुरू से पढ़ रहे हो बचपन से अम्ल वर्षा क्या है करके, ठीक है। अम्ल वर्षा में मेनली क्या होता है, H2SO4 है, HNO3 है, इन सब ही ये सभी जो रहते हैं बारिश के पानी के साथ मिल जाते हैं और नीचे गिरते हैं। इसी को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। थोड़ा सा डिटेल में अच्छे से पढ़ते हैं अम्ल वर्षा क्या होता है। क्लियर है, कुछ कुछ परिभाषाएं देखेंगे, ठीक। चलो ध्यान दें, हेडिंग डालो। अच्छा, सल्फर स्मोक कैसा दिखाई देता है, ये है, ये देखो व्हाइट कलर का पूरा। क्लियर है, अच्छा दिखाई दे रहा है, लग रहा है, लेकिन ये प्रदूषण है। समझ आ रहा है कि नहीं, चारों ओर तुम्हारे धुआं ही धुआं है और उससे सांस नहीं ले रहा है। दूर से आदमी देख रहा है, वाह क्या नज़ारा है, ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी वहाँ पास जाओगे तो कुछ अलग है ना, ये है। चलो आगे बढ़े क्या, ठीक। नेक्स्ट है हम लोग अब क्या पढ़ रहे थे, अम्ल वर्षा। क्या पढ़ रहे हैं, अम्ल वर्षा। एसिड रेन बोलते हैं, एसिड रेन। अम्ल वर्षा शब्द दिया था रॉबर्ट अगस्त ने। शब्द किसने दिया है इसको, रॉबर्ट अगस्त ने, AUGUST, ठीक है ना। वो क्या बोलते हैं, ध्यान से समझना, विभिन्न स्रोत से स्मोक जो रहता है, ध्यान समझना, स्मोक के रूप में अलग अलग, जैसे कि फैक्ट्री है
तो अलग अलग फैक्ट्री से क्या निकलता होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलता होगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, ध्यान समझना, अम्ल वर्षा में नाइट्रोजन के ऑक्साइड हो सकते हैं, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है, ठीक है ना, SO2 हो सकता है, SO3 हो सकता है। ये सभी क्या करेंगे, जल वाष्प के साथ, वातावरण में उपस्थित जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं और किसका निर्माण करते हैं बोल रहा हूं मैं, H2SO4 या फिर HNO3। और ये दोनों क्या है, अम्ल है, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक क्या है आपका नाइट्रिक अम्ल। समझ आ रहा है कि नहीं। अब ये जो जल रहते हैं, ध्यान से समझना, ये मान लो हमारा पृथ्वी है, तो पृथ्वी में क्या है, कारखाने वगैरह हैं, तो यहाँ से क्या निकल रहा है, धुआं निकल रहा है। अब ये जो धुआं है, बादल है यहाँ पास, इन बादल में उपस्थित क्या है, पानी, इस पानी के साथ क्रिया कर रहे हैं और किसका निर्माण कर रहा है, H2SO4 और HNO3। और ये फिर से बारिश द्वारा क्या हो जाते हैं, नीचे गिरने लग जाते हैं और इसी को ही हम लोग बोलते हैं क्या, अम्ल वर्षा। वर्षा जल द्वारा ये वापस नीचे आते हैं, नीचे, और इसी को ही क्या बोला जाता है, अम्ल वर्षा। क्या बोलते हैं, अम्ल वर्षा। नॉर्मल जब पानी गिरता है ना, नॉर्मल सामान्य वर्षा, सामान्य वर्षा, तो उसका जो pH रहता है 5.6 से कम रहता है। किससे कम, 5.6 से कम, मतलब हल्का अम्लीय तो रहता है, लेकिन जो तुम्हारा अम्ल वर्षा है, अम्ल वर्षा वाला जो पानी रहता है उसका जो pH रहता है 4 से कम रहता है। कितने से कम, 4 से। तो लोगों को पता है ना, pH स्केल में 0 रहता है उदास, ध्यान देना कैसे होता है, ध्यान दो। 7 से कम जो रहता है वो क्या होता है आपका अम्लीय, और 7 से ज्यादा होता है वो क्या होता है क्षारीय, और 7 वाला जो रहता है pH जिसका 7 रहता है वो होता है क्या आपका उदासीन। क्लियर है। तो नॉर्मल जो पानी रहता है, ठीक है, जो बारिश के द्वारा गिरता है, उसका pH मान रहता है 5 से थोड़ा सा कम, लेकिन जो अम्ल वर्षा रहता है उसका pH मान कितना रहता है, 4 से कम या 4 से भी कम, 3-2 ऐसा रहता है, यानी बहुत ही ज्यादा वो क्या होता है, एसिडिक होता है। यहाँ तक क्लियर है। ये जैसे एक डायग्राम देखो, इसमें अम्ल वर्षा को समझाया गया है। जैसे कि ये कोई फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है उस धुआं में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NO2 NO3 ये सब ही है, ठीक है। और यहाँ पास क्या है आपका बादल है, इस बादल में क्या है H2O है, साथ ही साथ क्या है O2 है। ये सभी आपस में क्रिया कर देंगे और क्रिया करके क्या बना देंगे, H2SO4 और HNO3। और ये H2SO4 और HNO3 जो रहेंगे इस बारिश के जल के साथ फिर से वापस कहाँ जाएंगे, नीचे में। और ये जो एसिड रेन है ना, ये पूरी तरीके से पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, ठीक है, हमारी नदियों को नुकसान पहुंचा रहा है। जो पुराने इमारत है, ताजमहल का जो चमक है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, क्षरण होते जा रहा है। लाल किला का जो दीवार है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, एकदम ही ज़्यादा क्षरण होते जा रहा है, मतलब उसका जो चमक है वो धीरे धीरे क्या होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। और उन सब का रीजन क्या है आपका अम्ल वर्षा। नदियों में रहने वाले जो जीव हैं, मछलियां हैं, उनका डेथ होते जा रहा है। पानी गिर रहा है तो उनका वृद्धि होना चाहिए, पानी भर रहा है तो, लेकिन उसके बजाय उल्टा उनका क्या हो रहा है, डेथ हो रहा है। और ये सब किसके कारण हो रहा है, अम्ल वर्षा के कारण। क्लियर है कि नहीं। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। अम्ल वर्षा के बारे में सबसे पहले जानकारी कहाँ मिला था। अब कुछ IMP पॉइंट अम्ल वर्षा के बारे में जानते हैं। क्लियर है। सबसे पहला पॉइंट, अम्ल वर्षा के बारे में सबसे पहले 1952 में पता चला। कहाँ पता चला था, 1952 में, ब्रिटेन में, ब्रिटेन के मैनचेस्टर शहर में, मैनचेस्टर शहर में पता चला था। कौन से सन में, सन 1952 में। अच्छा, अम्ल वर्षा में याद रखना H2SO4 और HNO3 होता है बोला हूँ मैं, तो दोनों का अनुपात कितना होता है, ये 70% रहता है और ये 30% रहता है, मतलब 7:3 ये रेशियो रहता है। क्लियर है, 7:3। आगे बढ़ जाए क्या आप। उसके बाद देखो अम्ल वर्षा का प्रभाव। अम्ल वर्षा के कारण मिट्टी में पानी गिरेगा, कहाँ जाएगा, मिट्टी में, और कहाँ जाएगा तुम्हारा, नदियों में। नदियों में मतलब जल में ही जाएगा। तो मिट्टी और जल का जो अम्लीयता रहता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अम्लीयता क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। दूसरा प्रभाव याद रखना है, इसके कारण ताजमहल है, लाल किला है, ठीक है ना, इन सब का क्या हो रहा है जी, क्षरण हो रहा है। क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। उसका जो चमक है वो क्या होते जा रहा है, नष्ट होते जा रहा है। संगमरमर वाला जितना भी तुम्हारा बिल्डिंग है ना, अम्ल वर्षा के कारण क्या हो जाता है, वो पीला पड़ने लग जाता है। क्लियर है। आगे बढ़ जाए क्या। नेक्स्ट देखें, अब इस अम्ल वर्षा को कैसे नियंत्रित कर सकते हो। अम्ल वर्षा आखिर हो क्यों रहा था, नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण, सल्फर के ऑक्साइड के कारण। तो जितने भी नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड
को उत्पन्न करने वाले कारखाने हैं, यदि उनकी मात्रा में क्या कर दिया जाए, नियंत्रण, या फिर उनमें ऐसा, ध्यान से समझना, ऐसा विधि लगा दिया जाए कि कम से कम नाइट्रोजन का क्या हो, उत्सर्जन हो ऑक्साइड का, या कम से कम सल्फर के ऑक्साइड का क्या हो, वातावरण में उत्सर्जन हो, तो अम्ल वर्षा को क्या कर सकते हैं हम लोग, नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, जीवाश्म ईंधन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गोबर का बना हुआ जो कंडा है उसका उपयोग करो, गोबर गैस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, एलपीजी का उपयोग कर सकते हैं। तो ये सब क्या करते हैं, प्रदूषण को कम करते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत का हम लोग उपयोग कर सकते हैं। नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं हम लोग, वायु ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। इन सब का उपयोग कर के हम लोग क्या कर सकते हैं, जो कारखाना से निकलने वाला जो एनर्जी, जैसे थर्मल प्लांट है, जितने भी थर्मल प्लांट है वहाँ से हमको बिजली मिल रहा है ना, बिजली कहाँ से आ रहा है, थर्मल प्लांट से। थर्मल प्लांट में किसको जलाया जा रहा है, कोयला को, और उसी के कारण क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। तो उन सबको कम करना है तो हम लोग को नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के ऊपर क्या होना पड़ेगा, निर्भर होना पड़ेगा। तो आज का जो लेक्चर था उसमें हम लोग मेनली क्या क्या पढ़ लिए, प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषक क्या होता है, उसके कितने प्रकार होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जानकारी लिया किसके बारे में, स्मोग क्या होता है, या कितने प्रकार का होता है, ये कैसे नुकसान पहुंचाता है। और उसके बाद हम लोगों ने बात की किसके बारे में, अम्ल वर्षा के बारे में। अम्ल वर्षा क्या है, इसके ऊपर निबंध लिख सकते हो, इसको कैसे, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग मिलेंगे वायु प्रदूषण क्या होता है और उसको हम लोग कैसे दूर कर सकते हैं।